नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लेंथ होती है यानी बहुत लंबी जो दूरियां होती हैं यानी दूरियों का मापन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लंबाई का मापन या दूरियों का मापन। तो यानी लंबाई का मापन या दूरियों का मापन। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कंप्लीट लगभग आपका थ्योरेटिकल पार्ट है और मैं समझता हूं कि जो ये लेक्चर है ये इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। यानी इस चैप्टर में लगभग मैंने सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जो टॉपिक अब बचे हुए हैं वो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, चीजें नॉलेजेबल हैं। अगर आप उन चीजों को याद रखोगे तो आने वाले समय में जब भी आप आने वाली जो फिजिक्स है, आने वाली जो भौतिक विज्ञान है, आप वहां पे जब पढ़ाई करोगे, वहां पे जब आप उनको पढ़ोगे तो ये चीजें आपको वहां पे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है आज लंबाई का मापन। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 1 मीटर कोई कपड़ा ले लो, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास एक मीटर स्केल होगा, उसकी हेल्प से उसको माप लेंगे यानी मेजर कर लेंगे, उसको माप लेंगे और वहां से कह देंगे कि सर ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करो 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आपने मेजरमेंट कर रखा है कि अपन पहले जो मीटर के हिसाब से अपन 1 किलोमीटर का माप रखा है कि भाई 1 मीटर होता है। अगर 1 मीटर को 1000 से गुणा करें तो 1000 मीटर हो जाता है। 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो उस दूरी को हम माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेजर कर सकते हैं। यानी जो ऐसे पैमाने होते हैं वो नॉर्मली जो हमारा मीटर होता है, यानी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, सब जानते हो आप मीटर क्या होता है। नॉर्मली आप सब अपने घरों के अंदर भी देखते हैं, अपन वहां पे लेंथ वगैरह मेजर करते हैं या फिर अपन किसी की लेंथ लंबाई मापते हैं या कोई टुकड़ा काटते हैं तो उसको मेजर करके मापते हैं। सबके पास पता है इंच टेप वगैरह, जिसके दूसरे नेम दे रखे हैं। ऐसा दे रखा है ना कि इसका नाम फीता है, फीता। फीता मतलब इससे हम नापते हैं। इंच टेप है। ऐसे जो मिस्त्री होते हैं जो आपके मकान बनाते हैं वो भी उसको लंबाई को मापते हैं कि इतनी ऊंची खिड़की रखनी है, इस दरवाजे की ऊंचाई इतनी रखनी है, यहाँ पे ये इतनी चौड़ी दीवार होनी चाहिए, इस कमरे की लंबाई इतनी होनी चाहिए, इस कमरे की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। कहने का मतलब हम लंबाई का मापन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ पर जो बात है, जो अब अपन बात करने वाले हैं वो दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐसी लंबाई का मापन करेंगे या तो वो बहुत बड़ी हो। अब कहते हैं कि सर बड़ी वाले जैसे, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से सूर्य की लंबाई यहां से सूर्य की दूरी ज्ञात करो, अर्थ से सूर्य की दूरी क्या है, तो वहां पे आप स्केल लेके जा सकते हो क्या? वहां पे आप अपना कोई इंच टेप लेके जा सकते हो क्या, या माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते। मैं आपसे कहूं कि उड़ता हुआ हवाई जहाज है, इसकी दूरी बताओ, ये कितनी ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है, आप बता सकते हो क्या? नॉर्मली नहीं बता सकते। अपन मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उन चीजों को कैसे मेजर किया जाएगा? वो तो होती है अपनी जो अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तु होती है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हो जाएगा बड़ी दूरियों का मापन। क्या हो जाएगा? बड़ी दूरियों का मापन। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे परमाणु, अणु और परमाणु अपन नॉर्मली नहीं देख पाते, उनकी बहुत कम जो चौड़ाई होती है या जो उनकी विड्थ होती है, जो लंबाई होती है उसकी बहुत कम होती है। अपन उसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको मापने के लिए हम कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे? सूक्ष्म दूरियां का मापन करेंगे। किसका करेंगे? सूक्ष्म दूरियों का मापन। तो हमारे यहाँ पर दो तरह का मापन है। पहला तो है अत्यधिक लंबाई और दूसरा है बहुत कम लंबाई। या तो बहुत ज्यादा लंबाई है या बहुत कम है। उसके अलावा जो मीडियम लंबाई होती है उनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए देखो, सबसे पहले अगर हमारी रेंज है, ये है रेंज, ये जो चीजें आपको दिख रही है ये रेंज है। अगर मान लीजिए 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर है तो उसको हम किससे मापते हैं? मीटर पैमाने से मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर पैमाने से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीटर पैमाने की परास बताओ, परास का मतलब है उसका विस्तार, उसकी रेंज कहां तक है। परास को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो उसकी रेंज कहां से लिखोगे आप? 10⁻³ मीटर से लेकर सर कितनी है? 10⁻² मीटर है। क्लियर हो गया भाई? उसके अलावा अब इससे भी कम लंबाई अगर आपको कोई गिवन हो तो अपन जैसे मान लीजिए 10⁻⁴ मीटर का कोई कंटेंट है आपके पास, यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने जो घरों के अंदर जो वायर है, वायर समझते हो, जो तार आपके घरों के अंदर मतलब जो लगे हुए हैं जिनसे आपके फैन वगैरह टीवी वगैरह कनेक्ट है, वो जानते हो। उस वायर की अगर मैं कहूं कि इसकी रेडियस कैलकुलेट करो या उसकी डायमीटर कैलकुलेट करो यानी व्यास कैलकुलेट करो, तो वो बहुत छोटा होता है। आप इंच टेप लेके उसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, वो क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स होता है।
क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स। यानी अगर कोई 10 टू द पावर -4 मीटर का इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? 10 टू द पावर -4 मीटर का इंस्ट्रूमेंट है, तो सॉरी 10 टू द पावर -4 मीटर की परास है। अगर कोई दूरी की जो परास है वो 10 टू द पावर -4 मीटर है, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है? वर्नियर कैलिपर्स की। कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है? वर्नियर कैलिपर्स की। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट हम बात करें, अगर मान लीजिए -4 से भी कम होकर 10 टू द पावर -5 हो जाता है, कितना हो जाता है? 10 टू द पावर -5 मीटर, तो उसके लिए हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं? स्क्रू गेज आता है और क्या आता है? गोलाई मापी आता है। एक पहला तो स्क्रू गेज हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोलाई मापी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो गोलाई मापी है उस यंत्र का इस्तेमाल हम कितनी परास तक कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 10 टू द पावर -5 मीटर। समझ आ गया? मैंने आपसे पूछ लिया कि जो स्क्रू गेज है उसका जो परास होता है, मापन का परास जो होता है वो क्या होता है? तो आप बोल देंगे सर 10 टू द पावर -4 है। मैंने कह दिया कि कोई 10 टू द पावर -2 मीटर की कोई अपने पास कंटेंट है, उसका अपन लंबाई या चौड़ाई जो भी है उसका पता करें, तो आप क्या कहोगे? सर उसका मीटर पैमाना से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हो गई कि हमें किस परास की लंबाई है उसको किस यंत्र से ज्ञात करना है। अब जो बड़ी दूरियां की होती हैं उसमें यंत्र काम नहीं आते, उसमें विधि काम आती है कि उस विधि को उस यंत्र के द्वारा उस विधि का परीक्षण किया जाता है। उस विधि के द्वारा मतलब कोई यंत्र कुछ चीज निकालता है, फिर विधि से हम उसकी दूरियां ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी है? बड़ी दूरियों का मापन। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो इरेज कर देता हूं, फिर यहाँ पे आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है बड़ी दूरियों का मापन, कि बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। तो इन दूरियों को मापने के लिए लंबन विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि? लंबन विधि। याद रखनी है, बड़ी दूरियों को मापने के लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसका नाम क्या है? लंबन विधि। क्लियर हो गया? अब सबसे पहली बात होती है कि सर इस लंबन विधि में होता क्या है। ठीक है, अब इस लंबन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये विधि है, लेकिन इसका लंबन का मतलब क्या होता है? तो लंबन का मतलब होता है दाईं व बाईं आंख द्वारा अपनी राइट और अपनी लेफ्ट आंखों से जब हम देखते हैं, देखने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को लंबन कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए आपके सामने कोई यही रखा है, जैसे मैं इसको अपनी इस आंख को बंद करूं, इस आंख को बंद करूं, इससे देखूं तो इसकी स्थिति ये दिखती है, और मान लीजिए मैं इसको बंद कर इसको देखूं तो इसकी स्थिति बदलती है या नहीं बदलती है? बदलती है ना। जब भी कभी आप कोई ऑब्जेक्ट देखने को कोशिश करते हो, जब आप दोनों आंखों से दिखते हो तो आपको वो सटीक दिखता है, लेकिन अगर एक आंख बंद करके एक से देखो तो उसकी स्थिति कुछ दिखेगी, और जब उसको बंद करके दूसरे से देखोगे तो उस स्थिति में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उस स्थिति में क्या आ जाता है? एक परिवर्तन आ जाता है। उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं। समझ आ गया? आपके पास दोनों आंखें बिल्कुल है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो आपका करना क्या है कि एक आंख बंद करना, एक से देखना, फिर उस आंख को पहले वाले को बंद कर देना, दूसरी वाले खोल लेना, फिर देखना। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन जो आता है, तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसी को क्या बोला जाता है? लंबन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लंबन कहा जाता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद हमारा एक है आधारक, कि आधारक क्या होता है सर? दो प्रेक्षण बिंदु ए व बी। दो प्रेक्षण बिंदु मतलब कि एक तो हम यहाँ से देख रहे हैं और एक यहाँ से देख रहे हैं। कहते हैं कि मतलब अपन बात करते हैं ना, चांद तारों की बातें अक्सर होती रहती है। आप शायरी भी करते हो तो उसमें भी चांद तारों की बात आती है, और हमारा रोहन तो बहुत करता है ना। और आजकल तो सभी बच्चे बहुत मैं देखता हूँ जो भी स्टेटस होता है या फिर कोई सोशल मीडिया होती है, तो वहां पर आप बहुत चांद तारों की बातें करते हो। कभी सच में मान लीजिए जिससे आप चांद तारों की बात कर रहे हो वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो अगर आप गलती से ये पूछ लेते हैं कि जो चांद तारों की आप बात कर रहे हो इसकी आप मुझे यहाँ से दूरी बता दो, तो मैं मान जाऊंगा या मान जाऊंगी कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, यानी आप चांद तारों की बातें सही कर रहे हो। तो उस कंडीशन में हमें जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि हमने कभी चांद तारों की बात तो की लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यार इनकी दूरी को कैसे मेजर कर लिया। ये भी नहीं है कि भाई हो सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन हो या कोई दूसरा न्यूटन हो कि वो सीढ़ी चढ़ा के फटाफट चढ़ के गया हो, देख के आए होगा कितनी दूर सूरज है या कितनी दूर आपका चांद है या कितनी दूर आपके तारे हैं। गया है कोई? नहीं गया।
तो उनको मापा जाता है, तो उनको एक विधि से मापा जाता है। उस विधि का नाम क्या है? लंबन विधि। और लंबन विधि में लंबन क्या होता है? जब दोनों आंखों से हम स्थिति वस्तु की स्थिति में देखते हैं तो स्थिति में परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलते हैं? लंबन। अब आता है आधारक। आधारक होता है कि हम यहाँ से देख रहे हैं और एक आप दूसरी जगह जाके देख रहे हो। जैसे रात में अक्सर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन लेते हैं और बैठ जाते हैं छत के ऊपर, और फिर कोई दूसरी छत पे कोई दूसरा पर्सन बैठा होता है जिससे आप बात कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों छत है, वहां से बैठ कहते हैं कि आप ऊपर देखो आसमान में क्या गया, आपको चांद दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल। एक इसकी स्थिति हो गई। दूसरे आप बैठे हो, यहाँ पर आपको चांद दिखाई दे रहा है, दूसरी स्थिति आपकी हो गई। चांद दोनों को दिख रहा है लेकिन स्थिति दोनों की डिफरेंस है। तो उसकी स्थिति और आपकी स्थिति का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? आधारक बोलते हैं। तो दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आधारक कहा जाता है। तो समझ गए आप? अगर आधारक की बात करूं तो मैं आधारक का मतलब होता है कि दूसरी स्थिति जहां से आपका जो फ्रेंड है वो वहां से चांद को देख रहा है, और एक स्थिति जहां से आप देख रहे हो, दोनों की जो दूरी है उसको क्या बोल देंगे अपन? आधारक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आधारक बोल देंगे। अब मेरी बात बताओ, अपन इस आंख से भी देखते हैं, इस आंख से भी देखते हैं, इन दोनों की जो बीच की दूरी उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन? आधारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधारक बोला जाता है, ठीक है। तो आधारक क्लियर हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई दो बिंदु है अपने, एक तो ए बिंदु है और दूसरा बी बिंदु है, अब इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? आधारक। और आधारक को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? यहाँ स्मॉल बी से। अब मान लीजिए आप इस मून को देख रहे हो, ये मून है जो आपके सपनों का मतलब कहते हैं ना कि सपने अक्सर इसी से संजोए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी से बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि प्राइवेसी जो बातें होती है वो कर रहे हो, चांद तारों की बातें जब आप करते हो तो ये चांद हमारा सबसे अहम रोल निभाता है ना। और जब भी आप शायरी करते हो तो अक्सर इसकी जो मतलब बातें हैं वो हो जाती हैं। अगर आप रियलिटी में शायरी करते हो तो मैं समझता हूँ कि चांद की बात तो होगी। जिस चांद को आप देख रहे हो आपकी पोजीशन ये है, आपके दोस्त की पोजीशन ये है। अब आपके दोस्त की पोजीशन से उसकी दूरी ये हो सकती है, इसकी दूरी ये हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों से अपन उस चीज को देख रहे हैं। अब ये जो दूरी है ना ये बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी होगी। अब बताओ अगर ये दूरी एक दूसरे से कम होगी तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं थीटा। इसको बोला जाता है लंबन कोण। क्या कहा जाता है? लंबन कोण, ठीक है। तो ये लंबन कोण जो है वो डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे से कितनी दूर बैठे हो। और बहुत सारे तो समुद्र के किनारे एक साथ ही बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं देख उस चांद को, तो उस चांद को जब देखते हैं तो उनकी जो चांद से जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी बोला जाता है। अब एक बात बताओ, आप और आपका दोस्त बैठा है, आप दोनों दूरी को पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब दोनों पता करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से दिख रहे हो, तो यहाँ पे बीच में थीटा को भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो इस विधि से अभी जो डी का नहीं पता कर सकते, तो डी को पता करने के लिए अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो होता है d = b/θ। क्या होता है? d = b/θ, जिसको हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। समझ आ गया ना? d/θ। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे उस चांद की दूरी तय करनी है, पता करनी है, तो उसके लिए आपको एक तो b का पता होना चाहिए, एक थीटा का पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको दी हुई है तो आप उसकी दूरी, जिस वस्तु को आप देख रहे हो, वो जरूरी नहीं कि वो चांदी हो सकता है कि आपके सामने कोई पहाड़ हो सकता है ना, बिल्कुल। तो वहां से अगर अपन वो चीज के ये दोनों चीजें पता कर लेते हैं, बी और थीटा, तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं? डी ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या होती है उससे दूरी होती है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यही लंबन विधि है। जब हम चांद की और सूरज की बात करते हैं तो उसकी दूरी पता करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और इसी सूत्र के आधार पर हम क्या मानते हैं? उसकी दूरी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपने को सीधा याद रखना था कि लंबन विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब क्या होता है? इसी के प्रकार इसी विधि में हम ग्रह का अमाप अथवा कोणीय व्यास, जिस ग्रह को आप देख रहे हो, चंद्रमा में तो ग्रह उपग्रह है, लेकिन आता तो उसी सीरीज में ना भाई, ग्रह अपना अर्थ है उसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। कोई मान लीजिए दूसरा उपग्रह आप देखना चाहो, आपने यहाँ से मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी बृहस्पति ग्रह का नाम सुना होगा। अब कहते हैं कि बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। अपन कैसे मान लें कि बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है? तो उसको पता करने के लिए भी कोई ना कोई विधि तो होगी, वो यही लंबन विधि है। तो इसी विधि में अगर उसका अमाप का मतलब वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, क्या लंबाई है उसकी,
वो सब पता करने के लिए तथा उसका कोणीय व्यास, कोणीय व्यास का मतलब समझते हो, व्यास का मतलब जानते हो पूरा, और कोणीय व्यास का मतलब कितना घूम रहा है जो, मतलब कितना कोण पे उसका व्यास है, उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ पे जो अल्फा होता है वो क्या होता है, कोणीय व्यास होता है, डी क्या होता है, उसकी जो दूरी होती है वो होती है, और कैपिटल डी क्या होती है, उसकी अपने से जो दूरी होती है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो हम उसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना अल्फा क्या है, कोणीय आमाप, डी क्या है, ग्रह का व्यास, डी क्या है, ग्रह का व्यास, और कैपिटल डी आपको पता है क्या है, दूरी। अगर कैपिटल डी दूरी आपको यहां से, अगर कैपिटल डी आपने यहां से निकाल ली तो अल्फा और डी की वैल्यू आप रखोगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी अल्फा तो क्या है, कोणीय आमाप, ठीक है, और जो आपका कैपिटल डी है वो क्या है, दूरी, ठीक है, और स्मॉल डी क्या है आपका, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको क्या था वो स्मॉल डी आपका, वो था आपका ग्रह का व्यास, ग्रह का व्यास। ठीक है, यानी अगर आप डी निकाल लोगे तो आप ये भी निकाल सकते हो, यानी किसी का आप क्या ज्ञात कर सकते हो, उसका आमाप और कोणीय व्यास भी ज्ञात कर सकते हो अगर आपके पास डी अवेलेबल है तो। अब इन दोनों में से एक चीज पता हो तो अल्फा निकाल सकते हैं, ये पता चल गई इस फॉर्मूले से, और ये पता ये नहीं पता तो ये निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है इन सूत्रों की सहायता से आप जो चीज आपको नहीं पता है उसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई है तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत काम की हैं, मैं उनको आपको बताऊंगा पहले, और अगर वो चीज आपकी क्लियर हो जाती है तो फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आप क्लियर हो गई, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। अपन अब यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन जो बुक वाले क्वेश्चंस है वो तभी आपके सॉल्व होंगे जब ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले, वैसे तो मैंने ये लिख रखा है आपका, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूं कि जो 1 डिग्री होता है इसको रेडियन में परिवर्तन करना है। किस में बदलना है? रेडियन में परिवर्तन करना है। वैसे तो आपने जो आपकी 10th क्लास की बुक है, 9th क्लास की, उसमें पढ़ा होगा क्या करते हैं, रेडियन बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, सॉरी 1 डिग्री स्क्वायर का पाई अपॉन 180, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियन को बदलता है। ठीक है सर, ये आया कैसे? बात आपकी सही है। एक बात बताओ मुझे, इस पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। क्या होती है? 180 डिग्री होती है। पाई को अपन क्या बोलते हैं? 180। आप कहते हैं सर अपने को याद नहीं रहता, तो उस सिचुएशन में बता रहा हूं मैं आपको कि क्या करना है आपको। पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब मैं यहां से कहूं कि पाई अपॉन 180 इक्वल्स टू 1 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री निकालूं यहां से तो 180 कहां चला गया? नीचे, क्योंकि 180 से मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 बच गया। तो 1 डिग्री को अगर अपन बदलते हैं इस तरीके से, किस बदलते हैं, इसको रेडियन में बदल देते हैं, तो ये आ गया आपका रेडियन का। अब इसमें एक क्वेश्चन करता हूं मैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री को रेडियन में बदलो, को रेडियन में बदलो, तो रेडियन में बदलने के क्या करेंगे? 20 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। अब रेडियन में हमें वैल्यू नहीं पता, ये किस में है? रेडियन में। यहां पे हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 180, सॉरी पाई अपॉन 180, तो 20 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम चला जाएगा, तो पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। और मैं क्वेश्चन दूं 20 डिग्री नहीं, अब यहां से दूंगा आपको 140 डिग्री को, बदलो फटाफट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा, ये होता है, तो यहां से 140 आ जाएगा, और 140 को बदलोगे तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? 140 से मल्टीप्लाई करोगे, और 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 180, 140 में मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, क्लियर है? आप सब समझते हो? आप, मैं आपसे बोलूँ अब कि पाई बाई 200 रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो। अब ये करो आप, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, यानी इस क्वेश्चन को करो आप पहले, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये चीज आपके को अच्छे तरीके से आने लग गई।
अगर ये चीज आपको अच्छे तरीके से आने लग गई तो समझो कि मेरा काम हो गया। बताओ फटाफट। ठीक है, देखो अगर मैं बदलूं इसको, भाई अपना पाई अपॉन 200 रेडियन है, पाई अपॉन 200 रेडियन है। अब यहां से ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 होता है। तो यहां से अगर मैं 1 रेडियन निकालूं, तो 1 रेडियन जो वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगी, 1 रेडियन के लिए इधर ले जाओ आप तो 180 अपॉन पाई, ये होगा ना 1 रेडियन इक्वल्स टू डिग्री। ठीक है, तो सेल्फ सॉल्व कर दो, यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल्स टू 180, तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 200, तो पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना जाता है 18 अपॉन 20। अगर सॉल्व करें तो 0 हट गया और इसको सॉल्व करें तो 0.9 डिग्री अगेन आंसर। तो इस तरीके से अब इसी 0.9 डिग्री को वापस रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 इक्वल्स टू 0.9। अब इसको सॉल्व करो आप तो क्या जाएगा 0, ये आएगा ना। तो अगर इसको सॉल्व करें 1, ये कितना गया 2 टाइम्स, तो कितना जाएगा पाई अपॉन 200 रेडियन। देखो ये तो मैंने बताया था आपको, पाई इक्वल्स टू 200 रेडियन, यानी रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदल सकते हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। हाँ, बस मुझे यही बताना था। अगर ये दोनों चीज आप कर सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, वहां से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये रेडियन का तो हो गया, डिग्री रेडियन का यहाँ से क्लियर कर लिया अपन ने। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है, अपन अगर इसको सॉल्व करें, मान लीजिए आपके पास है पाई अपॉन 180, ये क्या है रेडियन है। अब इसकी मैं वैल्यू रखूं, पाई की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3.14 रख ली और इसकी 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.745 into 10 to the power -4 रेडियन। ये मैंने लिख रखा है पहले से, 1.745 into 10 to the power -2 रेडियन, सॉरी -2 रेडियन है, 4 नहीं है, -2 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये चीजें देखो, इसको वैसे तो आप सॉल्व कर लोगे, मैथमेटिक्स के बच्चे हो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर इसको याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। अब इसको राउंड ऑफ डिजिट करो, 5 4 है, 4 है तो कोई चेंज होगा, इवन है ऑड है क्या बताओ, तो क्या हो जाएगा 1.74 into 10 to the power -2 रेडियन। आंसर यही आता है ना आपका, 1.74 into 10 to the power -2 रेडियन। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई ना। ये किसका है, ये 1 डिग्री का है। 1 डिग्री को रेडियन में बदले तो कितना आंसर आ जाएगा, ये याद रख सकते हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसको याद रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बार बार हम इस कैलकुलेशन को करने नहीं बैठेंगे, आप इसको डायरेक्टली याद रख लेना। ठीक है, 1.74 into 10 to the power -2 रेडियन। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो 1 डिग्री होता है ना, ये 160 आर्क मिनट, इसको बोलते हैं 60 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट बोला जाता है। ठीक है, मिनट तो वैसे नॉर्मली ये वाला यूज होता है 60 आर्क मिनट, यानी 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 आर्क मिनट होते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि जो एक आर्क होता है, एक आर्क होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री, ये होते हैं 1 आर्क में 6 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिग्री का पता है आपको, 1 डिग्री कितना है 1.74 into 10 to the power -2 और मल्टीप्लाई 1/60। इसका आंसर कितना आएगा वो अपने को सॉल्व कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो कितना जाएगा 2.908 into 10 to the power -4 रेडियन। अब इसको 90 राउंड ऑफ डिजिट करो, 8 को करोगे तो 5 से ज्यादा है तो क्या जाएगा 2.91 into 10 to the power -4 रेडियन।
आप कहते हैं ना सर हमने पढ़ा था पूर्णांकन, आगे ना पूर्णांकन काम में यहाँ पर ऐसे पता चलता है कि जो चीज हमने पढ़ी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब ये डायरेक्ट आपको याद रखना है जो 1 आर्क मिनट होता है वो कितने रेडियन के इक्वल होता है 2.91 × 10⁻⁴। अगर याद नहीं रहता है तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया है, 1 डिग्री का याद रख लेना, निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे इजीली। अब इसमें ये होता है जो 1 आर्क मिनट होता है अपना, मैं आगे बात करूं, अपना 1 आर्क मिनट होता है वो क्या होता है, जो 1 आर्क होता है ये 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है, इसको बोलते हैं 60 आर्क सेकंड। क्या बोला जाता है 60 आर्क सेकंड, डबल है तो सेकंड, 1 है तो मिनट। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां से 1 आर्क सेकंड निकालूं तो क्या हो जाएगा 1/60 मिनट, यही होगा ना। अब 1/60 जो मिनट होता है, अपन 1 डिग्री को जानते हैं, 1 मिनट को जानते हैं, तो अपन उसको कैलकुलेट करें तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.847 × 10⁻⁴ रेडियन। सर ये भी सॉल्व आप कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है आपको, कर सकते हो ना, तो उस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चाहो तो याद रखो, बस ज्यादा नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रख लोगे, बस ये दो चीज ध्यान रखनी है, मतलब 1 डिग्री 60 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट किसका होता है 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है। अगर ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहां से निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्जांपल है बुक में 2.1, आप अपनी बुक खोलना और उसमें 2.1 देख लेना, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल है आपका 2.2, ये चीज सारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, आपका एक उदाहरण है 2.2। मैं सारी चीजों को ध्यान भी नहीं रखता और मेरे को याद नहीं रहती, बस मैं तो इतना ध्यान रखता हूं कि 1 डिग्री को जब पाई रेडियन में बदलते हैं तो 1π/180 से सॉल्व करते हैं, और जो मुझे तो इतना याद है, देखो मैं तो आपको बता दूं कि 1 डिग्री को π/180 रेडियन में बदलते हैं। दूसरी चीज मुझे ये पता है कि 1 डिग्री 60 सेकंड के बराबर होता है, 8 मिनट के बराबर होता है, और 1 आर्क मिनट 60 इसके बराबर होता है, आर्क सेकंड के बराबर होता है। मुझे 3 चीज जानता हूं मैं, और इन तीनों चीजों से मैं निकाल लेता हूं उसको। अब आप इससे अगर करोगे तो आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से अगर ये चीज सीखे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको और परेशान होने की जरूरत है। उसके बाद करते हैं हम जो अति सूक्ष्म आकार के जो वस्तु होती हैं, जैसे अणु और परमाणु, तो उनके लिए क्या निकालते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है अति सूक्ष्म अणु व परमाणु के आकार की दूरियों का मापन। तो मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसी जो दूरियां होती हैं, जो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर अणु और परमाणु होती हैं, उनका जो परास होता है, यानी उनकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। यानी जो -8 और -10 मीटर की जो दूरियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कहते हैं। यानी इस तरीके से जो दूरियां होती हैं उनको ज्ञात कर सकता है। अब सुनो मेरी बात, ना तो इनको हम मीटर से ज्ञात कर सकते हैं, यानी पैमाने से ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही वर्नियर कैलिपर्स को यूज किया जा सकता है, ना ही गोलाई मापी या दूसरा जो स्क्रू गेज होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इनको मापन करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है हमारा, उसके बिहाफ पे ही इनका मापन पता करते हैं। उस मापन, उस फॉर्मूले के बारे में पढ़ने के लिए हमारी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 और 14 है, वहां पता चलता है कि परमाणु का आकार, परमाणु के साइज, परमाणु के जो व्यास होता है उसका पता कैसे करें। तो उसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा उसका, नील्स बोर।
वहां उन्होंने अपने अपने नियम दिए जिसको हम MVR बोलते हैं या MV/R² ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। उसके बिहाफ पे ही हम वहां पे इन कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके इस बुक में इसको पता करने के लिए दिया नहीं हुआ है, वहीं पर परमाणु की त्रिज्या और परमाणु के जो व्यास होता है या परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों की वेग वगैरह होता है उसको वहीं पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12 में। कहाँ पढ़ेंगे इसको अपन? चैप्टर नंबर 14, 13 और 14 में, और जो क्लास कौन सी होगी आपकी? 12th होगी, ठीक है। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अति सूक्ष्म दूरी की जो परास होती है वो क्या होती है? ये होती है। तो इस जो बुक में आपको बताया हुआ है वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि बुक में कौन कौन सी चीजें बताई हुई है। तो बुक में जो इनकी परास है उसके लिए कुछ सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है, जैसे 1F, इसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोला जाता है? फर्मी। इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक होता है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रेस या एंगस्ट्रम बोलते हैं। एंगस्ट्रम ये होता है 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रम बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रम बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा 1 खगोलीय जो मात्रक होता है उसके लिए मैं बात करूं तो 1 खगोलीय मात्रक, किसके इक्वल होता है? 1 AE के इक्वल होता है, 1 AU, ठीक है। AU जो होता है उसकी वैल्यू बता दो मैं आपको कितनी होती है। वो होती है 1.496 into 10⁻11, 1.496 into 10⁻−11 मीटर खगोलीय मात्रक होता है। माइनस नहीं, प्लस होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? प्लस होता है। ये खगोलीय मात्रक होता है, ये पृथ्वी की सूर्य से दूरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पृथ्वी की सूर्य से दूरी। किससे दूरी? सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी को कितना मानते हैं? 1.496 into 10⁻11 मीटर मानी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आता है 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष कि 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या है। ये छोटी छोटी चीजें भाई मैंने बता दिया ना कि जो इसके बड़े टॉपिक थे ये चीजें याद रखनी है आपको, आने वाले समय में काम आएंगी। मैं वहां पे वो 1 फर्मी मीटर, तो 1 फर्मी आप समझोगे नहीं कि 1 फर्मी इक्वल्स टू ये होता है, तो वहां पे बताना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आज ही बता दूं आपको, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि 1 फर्मी इसके बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम इसके बराबर होता है। इसमें समझाने वाला क्या है? अब भाई 1 खगोलीय मात्रक माना जाता है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, उसको कितने बराबर माना है? 1.496 into 10⁻11 मीटर। बहुत बड़ी दूरी होती है यार। अपन इसको वैसे ही अगर 10⁻11 अगर मैं 11 टाइम्स 0 लिखूं तो आप उसको वैसे ही स्टडी नहीं कर पाओगे, है ना। उनके लिए ये पावर में दी जाती है। अब ये समझ कर देना कि आप इन पावर को गलत लिख दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पावर का यहाँ थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है। अब हम जैसे 1 प्रकाश वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो एक जो प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर होता है? 9.46 into 10⁻15, 9.46 into 10⁻15 मीटर। अपन कहते हैं क्या? एक प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 9.46 into 10⁻15। इसी क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। क्लियर हो गया ना कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? समझ आ गया प्रकाश वर्ष। अब मैं आपसे बोलूं कि एक पार्सेक की डेफिनेशन क्या होती है, तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करे, क्या बोलते हैं उसको? एक पार्सेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक पार्सेक बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? ये आपको क्लियर हुआ। अब हमारा द्रव्यमान का मापन, ये तो किसका था? लंबाई का मापन था। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली अत्यधिक दूर, दूसरी सूक्ष्म। सूक्ष्म को हम कहां पढ़ेंगे? क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 13-14 में। उसके अलावा जो हमने बहुत दूरी पढ़ी थी उसमें लंबन विधि। लंबन विधि में हमारे 2 फॉर्मूले आए थे। एक तो आया था D = B/θ और दूसरा आया था अपना α = D/2। ठीक है, वहां से फॉर्मूला निकाल लिया था हमने। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो d होता है वो कैसे निकालते हैं भाई, कितनी दूरी होती है। ठीक है, उसके अपने छोटे छोटे जो अपने क्वेश्चन किए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 आर्क सेकंड इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, वो सारी चीजें होती है। अब पढ़ेंगे हम द्रव्यमान का मापन। अगला टॉपिक कौन सा अपना? द्रव्यमान का मापन। ठीक है, इसके एक बात मैं आपको बता दूं
कि जो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, लंबाई का मापन, इसमें लंबाई का मापन का जो टॉपिक था ना वो पूरा हो गया, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अब द्रव्यमान मापन और जो समय मापन है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? उसमें से छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछेगा तो वो आगे वापस रिपीट होंगी आपकी आने वाली क्लास में, है ना। क्योंकि द्रव्यमान पढ़ोगे आप केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कि वहां पर जो एएमयू क्या होता है ना, एएमयू पढ़ोगे। और दूसरा अपन वहां पे एकांक मात्रक बोलते हैं उसको, इकाई, एकांक मात्रक इकाई बोलते हैं एएमयू को, फुल फॉर्म है ना। और अपन दूसरा जैसे बात करें कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है वो वहां से पढ़ लोगे आप, अणु का द्रव्यमान क्या होता है वहां से निकालोगे आप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है वो भी वहां से पढ़ोगे आप, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है वो भी वहां से पढ़ोगे आप। तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी 14 चैप्टर है वहां पर पढ़ लेंगे, और 15 चैप्टर में भी इसका बड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है कि जैसे अपन निकालते हैं ना, अपन पढ़ेंगे एक परमाणुीय दाब, वहां पे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह, तो वहां पे होते कार्बन वगैरह पढ़ेंगे अपन। तो केमिस्ट्री में द्रव्यमान को ज्यादा पढ़ा जाएगा। किसमें पढ़ा जाएगा? केमिस्ट्री में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दो चार चीजें जो छोटी छोटी है वो मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में दिल्ली के अंदर एक लैब है NPL, नेशनल फिजिक्स लैब। वहां पर जो हमारा द्रव्यमान का जो स्टैंडर्ड मान है वो वहां से ले लिया, मतलब वहां एक वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु का जो वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो किस में रखी हुई है, वो NPL में। उसको अपन किसका मानते हैं? 1 kg का मानते हैं। इसको मापा किस में जाता है? kg में मापा जाता है। तो वहां पे हमने एक वस्तु रख रखी है, उसका मापन हमारे यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड। कहाँ रखी हुई है? NPL में। भारत के अंदर दिल्ली जो आपका प्रांत है, ठीक है, यानी जो आपकी देश की राजधानी है उसके अंदर ये लैब है, उसमें एक वस्तु रख रखी है, उसका 1 kg है, उसी को आधार मानते हुए पूरी भारत के अंदर मापन करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परमाणु में जो अणु है, कोई बात कर रहे थे ना, परमाणु व अणु का जो मात्रक होता है ना वो kg में नहीं होता, kg में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा छोटा है ना। तो इसका जो माप होता है ना, इसको मापते हैं हम, किसमें मापते हैं? AU के अंदर मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? इसका U में मापा जाता है। U अगर इसका पूरा नाम होता तो वो होता है AMU। क्या बोलते हैं इसको? AMU। अगर AMU को लिखूं ना मैं यहाँ पर कि सर AMU की फुल फॉर्म क्या है, तो AMU की जो फुल फॉर्म है ना वो है एकीकृत परमाणु संहिता। एकीकृत परमाणु संहिता। ये चीज अपन पढ़ेंगे उसमें बुक में जो चीज लिखी हुई है वो वहां से आप इसको क्या कर लोगे? आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है भाई। अब जो ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब द्रव्यमान के परास आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे? द्रव्यमान के परास कौन कौन से होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। वो है इलेक्ट्रॉन का तो लगभग क्या होता है 10⁻⁻30, प्रोटॉन का -27, यूरेनियम परमाणु का -25 और धूल कण का -9 10⁻⁷ है, ठीक है। इस तरीके से आपके मच्छर का, अंगूर का, मानव का, ऑटोमोबाइल का, ये सारे द्रव्यमान दे रखे हैं, ठीक है। ये किसका है? द्रव्यमानों की परास है। सूर्य का भी दे रखा है ना, इसमें वो जो भी प्लस माइनस है वो भी है। मानव का 10⁻² का परास होता है, यानी कोई जो मानव है वो 0 किलो से लेके स्टार्ट होकर 100 किलो तक होता है, ठीक है भाई। ये चीज आप यहाँ से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखनी है। बाकी इनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे क्या परास है। ये परास तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मेरा वेट जो है वो 75 है। अब 75 का मतलब ये किसके परास में है? 10⁻² की परास में आता है भाई। जो ये है 0 से लेके 100 के बीच में, तो ना 0 से 100 का मतलब है 0 to 10⁻² +2, तो ये इसकी परास हो गई। तो एक्चुअल नहीं है द्रव्यमान, ये परास है। परास का मतलब इसकी रेंज है, तो उसमें पता करना है, ठीक है। वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे सारे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समय का मापन। अब समय का मापन में ध्यान रखना, समय का मापन होता है कि किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। जो भी समय को मापा जाता है उसको मापने के लिए हमें किसकी घड़ी होती है? घड़ी की आवश्यकता होती है।
अब घड़ी में जो होते हैं वो किस तरीके से, तो एक सीजीएम कंटेंट था, उसमें कंपन होते हैं, उस कंपन को हमने क्या माना गया, उसमें जो समय है उसको उस कंपन के अनुसार निर्धारित किया गया। मैंने 1 सेकंड का एक डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है इसी चैप्टर में, तो वहां भी सीजीएम का डिस्कस किया गया था, तो यहाँ भी वही है। तो समय का मापन किसमें होता है, उसमें जो सीजीएम का जो कंटेंट होता है उसी के बिहाफ पे हम करते हैं, ठीक है। इससे कुछ आपको नेक्स्ट जो चीजें हैं भाई समय को किस तरीके से माना गया है, तो उसके लिए मैं आपको जो अपना एक टेबल है वो दिखा दूंगा आपको कि जैसे अपन समय की बात करें तो क्या होता है कि कितना समय अंतराल होता है किसी अत्यधिक स्थायी कण का जीवन काल 10⁻24 सेकंड, ऐसे इसमें सब दे रखे हैं, प्रत्योग घूर्णन काल सारे दे रखे हैं, आप पढ़ लो आसानी से, और बुक आपके पास है आप वहां से पढ़ लेना, मैं सारे पढ़ने की मेरे को कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये चीजें ज्यादा अपने काम आने वाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप सब पढ़ लोगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको बुक मैंने सिर्फ एक इमेज दिखाई आपको ताकि उसके बिहाफ पे आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, है ना। एक अमाप की ओर है वो भी मैं अभी दिखा दूं, दिख जाएगी आपको साइड में मेरे जाने के बाद, वो भी देख लेना अमाप वाली कि द्रव्यमान का अमाप का जो परास है वो क्या क्या होता है। तो जो चैप्टर नंबर 2 था आपका, उसका जो भी थ्योरी पार्ट था उसके लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, कंप्लीट कर दिए, कुछ नहीं छूटा है। अब कोई छोटी मोटी अगर चीज रह भी जाती है तो अब हम यहाँ पे इसके बात करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो इसके थ्योरी क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जानते स्वभाव, है ना। नोट्स में छोटे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस को आप ढूंढ लोगे, और न्यूमेरिकल्स में सारे करवाऊंगा, जो कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें छूटेंगे तो उनको छूटने का कारण मैं बता दूंगा कि क्यों छोड़ा जा रहा है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना अगला लेक्चर हो वो न्यूमेरिकल का हो। अब मैं बता दूं, देखो जो क्लासेस हैं उनका जो भी शेड्यूल है अपना चल रहा है लगातार, अगर किसी दिन किसी कारणवश कोई क्लास नहीं भी रहती है तो जो भी प्रीवियस क्लासेज है आप उनको एक बार अच्छे से तरीके से देख लिया करो, अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता दिया करो, और कोई भी परेशानी है आपकी हमें बताओ। क्लास का जो टाइम है कुछ लोग बता रहे थे कि सर क्लास का टाइम में थोड़ा चेंज करना है, तो क्लास का टाइम भी आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि हमारा जो मैटर है ना वो थोड़ा थोड़ा करके हमें समझ आए। अगर मैं एक दिन में सारा बता दूंगा ना तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है। तो समय का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना कोशिश होगा उतना मैं बेटर समय और सही समय आपका रखूंगा, आपको परेशान होने की उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड